हेलो गाइस, वेलकम टू इजी क्लासेस। दिस इज़ अभिषेक मिश्रा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम इस बुक के लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं। सीमित साधनों को धन कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि जो संसाधन होते हैं उनको धन भी कहते हैं। तो सत्य। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अध्ययन की धारणा की समष्टि चर स्थिर रहेगा। हमने पढ़ा जब भी हम व्यष्टि शास्त्र पढ़ेंगे तो मान के चलेंगे समष्टि के चर क्या होंगे, स्थिर होंगे। ये भी सत्य है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र का ही अध्ययन हम करते हैं और व्यष्टि शास्त्र में केवल व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं। तो ये भी कथन सत्य है। आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था के कथन मूल्यांकन निहित होते हैं। हाँ बिल्कुल, आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन क्या होते हैं, निहित होते हैं, परंतु वास्तविक आय के मूल्यांकन निहित नहीं होते हैं। फिर है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य के लिए किया जाता है। नहीं, केंद्रीय जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें केवल समाज के कल्याण को अधिक से अधिक किया जाता है, ना कि अपने लाभ को। अर्थशास्त्र की परिभाषा जो हमने पहले पढ़ा था, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, यह वह मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है जिसमें जो सीमित संसाधन है उनका हम इस प्रकार बंटवारा करें कि उपभोक्ता अपने संतुष्टि को अधिक कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिक कर सके, समाज अपने कल्याण को अधिक कर सके। दुर्लभता की परिभाषा, जब हमारी मांग हमारी पूर्ति से अधिक हो जाती है उसे दुर्लभता कहते हैं। संसाधनों की दो विशेषताएं बताइए। संसाधन की दो ही विशेषताएं, पहली तो वो दुर्लभ होती है, दूसरी उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग मतलब एक से अधिक प्रयोग। चयन की समस्या, चुनने की समस्या। चयन की समस्या तभी उत्पन्न होगी जब वस्तु दुर्लभ होंगे और उनके वैकल्पिक प्रयोग होंगे। चयन की समस्या क्यों उदय होती है, सेम क्वेश्चन। जब हमारी संसाधन दुर्लभ होते हैं मीन्स आवश्यकता असीमित है। इसमें लिखा हमारी आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित होते हैं। इसमें हम सिंपल लिख सकते हैं संसाधन दुर्लभ होंगे तथा संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग होंगे। अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति एक क्षेत्र में अपनी आजीविका को अर्जित करता है। क्षेत्र मतलब अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है, वो किस क्षेत्र में, प्राकृतिक क्षेत्र में है, द्वितीयक क्षेत्र में है या तृतीयक क्षेत्र में है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था की परिभाषा, व्यष्टि अर्थशास्त्र उस शाखा को कहते हैं जिसमें हम केवल एक फर्म, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं। समष्टि शास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। वास्तविक अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र में बताता था कि क्या था, क्या है, क्या होने वाला है, तो कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की वो शाखा है इसमें उन मुद्दों का अध्ययन करते हैं जिनकी सत्यता की जांच भी की जा सकती है और ये तथ्यों और आंकड़ों पर निर्धारित होते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र का एक उदाहरण दीजिए। भारत की जनसंख्या 21% निरंतर रेखा से नीचे है। आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था के उदाहरण दीजिए। किसान को अपने निवेश के लिए प्रतिफल मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सदैव आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। आदर्शात्मक विचारों पर निर्धारित होती है, इसलिए हम विचार दे सकते हैं, कोई भी उपाय दे सकते हैं। और वास्तविक अर्थशास्त्र किस पे निर्भर होती है, आंकड़ों पे। तो वो आंकड़ों का एक उदाहरण दे दिया, आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं इसकी जगह। फिर आता है निम्नलिखित कथन ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण सहित सही और गलत लिखिए। आर्थिक समस्या तथा आर्थिक संसाधनों की दुर्लभता एक दूसरे से संबंधित नहीं है, गलत है। हमेशा जो आर्थिक समस्या है और संसाधन की जो दुर्लभता है एक दूसरे से संबंधित होगी। दुर्लभता तब भी पाई जाती है जब कुछ वस्तुएं शून्य कीमत पर उपलब्ध हो। बिल्कुल, दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें शून्य कीमत पर भी उस वस्तु की मांग उस पूर्ति से अधिक हो सकती है। अस्पतालों में मरीज को दी जा रही मुफ्त दवाई एक दुर्लभ वस्तु नहीं है, गलत, क्योंकि ये भी यदि मुफ्त में मिल रही है और उसकी मांग अधिक है परंतु उसकी पूर्ति कम है तो वस्तु क्या होगी, दुर्लभ होगी। क्योंकि हमने पढ़ा है किसी वस्तु की यदि मूल्य शून्य भी हो तो भी वो वस्तु की यदि मांग उसकी पूर्ति से अधिक है तो वस्तु क्या होगी, दुर्लभ होगी। दुर्लभता के अभाव का अर्थ आर्थिक समस्या का अभाव है, बिल्कुल सही। यदि वस्तु दुर्लभ है तो इसका अर्थ यह है कि आर्थिक समस्याओं का अभाव हो रहा है। यदि संसाधन आवंटन में कोई चयन ना होता तो व्यष्टि अर्थशास्त्र ना होता, बिल्कुल सही। यदि संसाधन आवंटन में कोई विकल्प ही नहीं होगा
तो हमारे सामने कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। तदनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र होता ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी मांग है, अपनी अपनी इच्छाएं होती है, तो उसके आधार पर उसकी अपने अपने चयन की समस्या उत्पन्न होती है। यदि हर व्यक्ति के सामने कोई भी विकल्प ही ना दिया जाए तो उसके सामने कभी भी चयन की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी और व्यष्टि शास्त्र का कोई भी मूल्यांकन ही नहीं होगा, कोई भी अध्ययन ही नहीं हो सकता। सभी संसाधन पूरे समय समान रूप से दुर्लभ नहीं होते हैं। बिल्कुल, कोई वस्तु किसी समय बिंदु पर दुर्लभ हो सकती है, कोई वस्तु समय बिंदु पर दुर्लभ नहीं हो सकती है। यदि संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग ना होते तो संसाधन का आवंटन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। बिल्कुल सही, यदि संसाधन के विकल्प की समस्या ही नहीं उत्पन्न होगी तो बंटवारे की समस्या कभी उत्पन्न होगी ही नहीं। आवंटन मीन्स बंटवारा। वास्तविक कथन सत्य कथन होते हैं, गलत। वास्तविक हमने पढ़ा था, वास्तविक कथन की सत्यता की जांच हो सकती है। ये कथन सदैव सत्य नहीं होते, इसकी जांच जरूर हो सकती है कि कथन सत्य है या असत्य है। आदर्शात्मक कथन सुझाव या विचार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सही, ये केवल विचार व्यक्त कर सकते हैं कि वो जो विचार दिया गया है वो सही है या गलत है। दुर्लभता और चयन के संबंध की व्याख्या कीजिए। हमने पढ़ा था चयन की समस्या तभी उत्पन्न होगी जब वस्तु क्या होंगे, दुर्लभ होंगे। तो संसाधन न केवल दुर्लभ होते हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। भूमि का उपयोग गेहूं के उत्पादन के लिए अथवा गोदाम के लिए या फैक्ट्री बनाने के लिए किया जा सकता है। एक भूमि है जो सीमित संसाधन है, उसके 3 प्रयोग हैं। गेहूं के उत्पादन के लिए कर सकता है, गोदाम बनाने के लिए कर सकते हैं, फैक्ट्री बनाने के लिए कर सकते हैं। अतः चयन की समस्या किसी भी आर्थिक समस्या का सार है। यदि संसाधन दुर्लभ ना होते तो कभी भी चयन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का संबंध दुर्लभता की व्यवस्था में चयन करने से है, समझाइए। यदि कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होगी, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, यदि कोई वस्तु दुर्लभ है ही नहीं, वो हमारे पास अनलिमिटेड मात्रा में, तो कभी भी चुनने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो संसाधन की दुर्लभता की अनुपस्थिति में असीमित आवश्यकताओं की अवधारणा का अस्तित्व नहीं है। जब संसाधन सीमित नहीं होते हैं और आवश्यकताएं असीमित नहीं होती हैं तो फिर चयन की समस्या कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। चयन की समस्या तभी उत्पन्न होगी जब वस्तु क्या है, दुर्लभ है और उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। उस मौलिक तथ्य को बताइए जिसके कारण आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आर्थिक समस्याओं का उत्पन्न होने का केवल 2 ही कारण है, संसाधन दुर्लभ होंगे और संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होंगे। संसाधनों के इष्टतम प्रयोग के बावजूद भी बाजार अर्थव्यवस्था आय वितरण में असमानता को प्रेरित करती है। इस अवलोकन का वर्णन करें। संसाधनों के इष्टतम प्रयोग, सबसे अच्छे प्रयोग के बावजूद भी बाजार अर्थव्यवस्था आय वितरण में असमानता को प्रेरित करती है। जब आय का वितरण होता है तो हमारे अर्थव्यवस्था में असमानता आती है। इसका अवलोकन कीजिए। बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधनों का इष्टतम प्रयोग होता है क्योंकि प्रत्येक उत्पादक अपनी आगत के प्रति इकाई उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है। क्योंकि जो बाजार अर्थव्यवस्था है वहाँ पे हर उत्पादक चाहेगा कि मेरा उत्पादन अधिक से अधिक हो, परंतु इन अर्थव्यवस्था में आय का वितरण असमान होता है, जिसका कारण यह है कि संसाधनों का आवंटन उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है जो उत्पादकों को अधिक लाभ दे, ना कि समाज का उससे कल्याण हो। क्योंकि हमने पढ़ा था जो बाजार अर्थव्यवस्था है वो केवल अपने लाभ के लिए ही प्रेरित होती है। अतः लाभदायक वस्तुओं का उत्पादन मुख्य समाज के धनी लोगों के लिए ही किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है शायद यहाँ पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में हम सही से समझ सकते हैं कि जो बाजार अर्थव्यवस्था है वो केवल लाभ के लिए होती है, जो केंद्र अर्थव्यवस्था है समाज के कल्याण के लिए होती है। फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या है, वरना नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा। तो जो संसाधन का आवंटन है बाजार अर्थव्यवस्था में वो केवल अपने लाभ के लिए करते हैं, और लाभ उनको तभी होगा जब अपनी वस्तु को अधिक से अधिक कीमत पर बेच सकेंगे। और अधिक से अधिक कीमत पर किसको बेच सकेंगे, समाज के धनी वर्ग के लिए, जिससे जो निर्धन लोग हैं वो वंचित रह जाते हैं और समाज में एक तरह से असमानता आ जाती है। बाजार अर्थव्यवस्था में नौकरियों का जो आउटसोर्सिंग है, बाहरीकरण है, उन अर्थव्यवस्था को किया जाता है जहां श्रम लागत कम हो। मतलब वो लोग वहां से लेबर को लेना चाहते हैं जहां पर उनको लेबर सबसे सस्ते मिले, जिसके कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में रोजगार कम हो जाता है
और सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का श्रम घट जाता है, जबकि लाभों में उनकी वृद्धि हो जाती है। मतलब वो हर जगह से कम कीमत पर श्रमिक को प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। जो हमने पहले पढ़ लिया था, केंद्रीय अर्थव्यवस्था केवल सामाजिक कल्याण के लिए प्रेरित होती है, बाजार अर्थव्यवस्था अपने लाभ के लिए होती है। समष्टि और व्यष्टि में अंतर बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र में केवल हम व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करेंगे, समष्टि शास्त्र का संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा। जब हम व्यष्टि शास्त्र पढ़ेंगे तो समष्टि चर स्थिर रहेगा, जब हम समष्टि शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि चर स्थिर रहेंगे। अर्थशास्त्र के अध्ययन में चयन क्यों अनिवार्य है? यदि अर्थशास्त्र के अध्ययन में चयन की समस्या उत्पन्न नहीं होगी तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन ही नहीं हो सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। सेम, व्यष्टि में हम केवल व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करेंगे, समष्टि में संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र स्थिर रहेगा, जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो मान के चलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र स्थिर है। वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। वास्तविक अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जो हमें बताती है क्या था, क्या है और क्या होगा, जबकि आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था में बताती है क्या होना चाहिए। ये वास्तविक अर्थव्यवस्था आंकड़ों पर निर्धारित होती है और उसके कथनों की जांच की जा सकती है, जबकि आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था विचारों पर आधारित होती है और उसके कथन की जांच नहीं की जा सकती। अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? अर्थव्यवस्था की प्रकृति उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में किस प्रकार से अपनी आजीविका को अर्जित करता है, किस क्षेत्र में रह के वो अपनी आजीविका को अर्जित करता है, उसे अर्थव्यवस्था की प्रकृति कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कृषि क्षेत्र में अपनी आजीविका को अर्जित करता है तो उसकी आजीविका, उसके जो अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है वो कृषि प्रधान प्रकृति है। वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए, जो हमने पढ़ लिया है। अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, इसके भिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रह के अपनी आजीविका को अर्जित करता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और उसके 3 प्रकार हैं, केंद्रीय अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। केंद्रीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं जिसमें जो निर्णय है वो केवल सरकार लेती है, बाजार में निर्णय बाजार की शक्तियाँ लेती है, और मिश्रित में दोनों मिलके लेते हैं। तो ये था आपका पूरा पहला चैप्टर। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर सही से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं ये होप करता हूँ कि आप पूरा चैप्टर को रिवाइज करेंगे और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।